प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हमारे पाठ मुफ्त के अभ्यास के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। पाठ को आप पूरा पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। आइए देखते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले तुम्हारी समझ से प्रश्न पूछे गए हैं। पाठ को आप अच्छे से समझ चुके हैं, भीखू भाई की कहानी आप जान चुके हैं। आइए देखते हैं क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। क भाग में आपसे पूछा गया है, हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? पाठ में हमने देखा भीखू भाई नारियल के कम दाम देना चाहते थे। जब दुकान वाले ने भीखू भाई से 2 रुपए का नारियल बताया तो भीखू भाई को बड़ा महंगा लगता है। उसके बाद जब मंडी में 1 रुपए का नारियल बताया तब भी भीखू भाई को बहुत ज़्यादा रुपए लगते हैं। फिर आगे बंदरगाह पर 50 पैसे बोला तब भी उनको ज़्यादा लगते हैं। बगीचे में जब 25 पैसे बोला गया तब भी उनको ज़्यादा लगते हैं। और इस प्रकार से हमारे भीखू भाई हर बार कम दाम देना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े कंजूस हैं और साथ में लालची भी हैं। वो मुफ्त में ही नारियल प्राप्त करना चाहते हैं। आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं, हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे क्योंकि वे कंजूस थे। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ख भाग में आपसे पूछा गया है, हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क क्यों था? प्यारे बच्चों, आपने देखा दुकान पर नारियल वाला 2 रुपए में देता है, मंडी में वही नारियल 1 रुपए में मिलता है, बंदरगाह में वही नारियल 50 पैसे का मिल रहा है, उसके बाद बगीचे में जाने पर वही नारियल 25 पैसे का मिल रहा है। तो इतने दाम में फ़र्क क्यों आ जाता है? क्यों आ जाता है? क्योंकि जैसे जैसे नारियल बगीचे से तोड़ने के बाद आगे दूसरी दुकान तक पहुँचता है तो लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और इस तरीके से आगे जाते जाते उसमें उनका मेहनत ताना भी जुड़ता हुआ जाता है। इसलिए हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क था। नारियल बिकने के लिए बगीचे से बाहर आता है तो उसमें अनेक लोगों की मेहनत जुड़ती हुई जाती है। इस कारण से नारियल के दाम में फ़र्क आने लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला? क्यों? प्यारे बच्चों, कहानी में हमने देखा भीखू भाई को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उनको कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, कितना दूर पैदल चलना पड़ता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भीखू भाई को नारियल सच में ही मुफ्त में मिला था, बल्कि 2 रुपए से मुफ्त में नारियल खरीदने के लिए उनको पेड़ पर चढ़ना पड़ा, और पेड़ पर चढ़ने के बाद कितनी बुरी तरह से वो नीचे गिर जाते हैं, कितनी परेशानी का सामना करते हैं। तो क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में मिला? नहीं, भीखू भाई को नारियल मुफ्त में नहीं मिला, बल्कि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। हम अपना उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, भीखू भाई को नारियल मुफ्त में नहीं मिला, उसके लिए उन्हें मेहनत और परेशानी दोनों उठानी पड़ी। इस तरह मेहनत ताना उनकी कीमत से ज़्यादा ही था। घ भाग में आपसे पूछा गया है, वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया है? प्यारे बच्चों, बरगद के पेड़ को बूढ़ा कहा गया है, और जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो उम्र में बड़े होते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा बरगद का पेड़ होता है वो भी काफ़ी वर्षों तक हरा भरा रहता है, उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए बरगद के पेड़ को क्या कहा गया है? बूढ़ा कहकर बुलाया गया है। आइए आगे देखते हैं। भीखू भाई ऐसे थे। कहानी को पढ़कर तुम भीखू भाई के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होगे। भीखू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ। एक बात आपके लिए यहाँ पर लिखी गई है, उन्हें खाने पीने का शौक़ था, इसीलिए तो वो नारियल खाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। और बाकी की उनकी जो खास बातें हैं वो आपने खुद से बनाकर लिखनी है। कहानी आप पढ़ चुके हैं। कहानी में पढ़ने के बाद आपने क्या देखा कि भीखू भाई कैसे थे? तो सबसे बड़ी बात तो आप सभी को पता है, भीखू भाई क्या थे? कंजूस थे, और साथ में बहुत तरह की बातें भी बनाते थे। इसीलिए तो वो हर दुकानदार के पास जाते हैं और अपनी बातूनी स्वभाव के कारण उनसे पूछ ही लेते हैं कि कहाँ पर सस्ता नारियल मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं वे बातें करने में चतुर थे। साथ में वो कंजूस होने के साथ साथ लालची भी थे। वे लालची थे, अधिक खुश होने पर होश खो देते थे। जब कहानी का अंत होता है तो हमने देखा ऊंट वाला और घुड़सवार उनको 100 और 200 रुपए देने के लिए कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपने होश खो बैठते हैं और अपने दोनों हाथों को खुला छोड़ देते हैं। और इसी कारण से तीनों यानी ऊंट वाला, भीखू भाई और घुड़सवार धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। तो हम कह सकते हैं अधिक खुश होने पर होश खो देते थे। ये सारी बातें हैं। प्यारे बच्चों, आप अपनी तरफ से भी जो भी आपने महसूस किया हो भीखू भाई के बारे में, नई बात भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्या बढ़ा क्या घटा? कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है कुछ चीज़ें बढ़ती हैं और कुछ घटती हैं। बताओ इनका क्या हुआ?
ये घटे या बढ़े? नारियल का दाम, जैसे जैसे हमारे भीखू भाई आगे बढ़ते हैं नारियल का दाम भी कम होता हुआ चला जाता है। पहले 2 रुपये था, फिर 1 रुपये, फिर 50 पैसे और फिर 25 पैसे। भीखू भाई का लालच बढ़ता ही जाता है। वो 2 रुपये में भी नहीं खरीदना चाहते, 1 रुपये में भी नहीं खरीदना चाहते, 50 पैसे में भी उनको महंगा लगता है, 25 पैसे में भी महंगा लगता है और आखिरकार उनको मुफ्त में ही नारियल चाहिए होता है। तो भीखू भाई का लालच बढ़ता है। रास्ते की लंबाई भी बढ़ती है। कितना दूर उनको पैदल जाना पड़ता है। भीखू भाई की थकान, भीखू भाई बहुत थक जाते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं। तो कह सकते हैं भीखू भाई की थकान भी क्या होती है? बढ़ती है। नारियल का दाम घटता है, भीखू भाई का लालच बढ़ता है, रास्ते की लंबाई भी बढ़ती है, भीखू भाई की थकान भी बढ़ती है। और अब हम भी आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कहो कहानी। यदि इस कहानी में भीखू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो कहानी आगे कैसे बढ़ती? अब इस कहानी को आपने खुद से पूरा करना है। नारियल की जगह भीखू भाई को अब आम खाने हैं। और प्यारे बच्चों, अपनी कल्पना की उड़ान से आप सोचिए क्या क्या आप कहानी में लिख सकते हैं और अपनी एक नई सी मज़ेदार सी कहानी लिख लीजिए। तो ये प्रश्न आप सभी बच्चे खुद से करेंगे और मैं देखना चाहती हूँ कितनी अच्छी कहानी आप बना सकते हैं। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बात की बात, कहानी में नारियल वाले और भीखू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो। अब इसे अपने घर की बोली में लिखो। अब प्यारे बच्चों, आप घर पे कैसे बोलते हैं ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। अब इस सवाल का उत्तर मेरे से ज़्यादा बेहतर आप लिख सकते हैं। तो जैसे आप घर पर बातचीत करते हैं, अपनी घर की बोली में आपने भीखू भाई और बाकी जो बातचीत होती है नारियल वाले के बीच में, उसको आपने अपनी भाषा में लिखना है, अपनी बोली में लिखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप सभी प्यारे बच्चे खुद से लिखेंगे। आगे है शब्दों की बात, जैसे नाना, नानी, पतीली, पतीला। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं और जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। तो नाना हमारा क्या है? पुल्लिंग। और नाना का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? नानी। पतीला हमारा क्या है? पुल्लिंग। और पतीला का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? पतीली। ऊपर दिए गए उदाहरणों की मदद से नीचे दी गई जगह में सही शब्द लिखो। तो आपने यहाँ पर लिंग परिवर्तन करना है। देखते हैं कौन कौन से शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। काका, अब काका क्या है? पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? बिल्कुल सही, काकी। मालिन स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग क्या होगा? माली। मटका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग क्या होगा? मटकी। दर्जी पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग क्या होगा? दर्जिन। दर्जिन कैसे लिखा है? ज पे छोटी की मात्रा लगी है। तो मात्राओं का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। टोकरी स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग क्या होगा? टोकरा। गद्दा पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? गद्दी। इस तरीके से इन सभी शब्दों के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द आप यहाँ पर लिख सकते हैं और साथ में और भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का अभ्यास कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है मंडी। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। कोलाहल क्या होता है? शोर शराबा। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। अब मंडी में कोई ना कोई अपना सामान बेचेगा और सामान बेचने के लिए आवाज़ें लगानी होगी, बोलियां लगानी होगी। तो वहाँ पर क्या था? कोलाहल था, शोर था। क भाग में आपसे पूछा गया है मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा। प्यारे बच्चों, मंडी में बहुत सारी सब्जियां बिकती हैं, बहुत सारे फल बिकते हैं, बहुत सारा सामान बिकता है और हो सकता है आप अपने मम्मी पापा के साथ कभी मंडी में ज़रूर गए होंगे, तो आपको अनुभव भी हो सकता है कि क्या क्या सामान बिक सकता है। और हो सकता है आप भी कभी अपने मम्मी पापा के साथ या परिवार के सदस्य के साथ किसी सब्जी मंडी में गए हो, किसी मंडी में गए हो, तो आपको ज़रूर पता होगा कौन कौन सा सामान बिकता है। उसी के बारे में आपने अपने प्रश्न के उत्तर में लिखना है। और ख भाग में आपसे पूछा गया है मंडी में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे ताज़ा टमाटर 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। मंडी में और कैसी कैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं उनके बारे में आपने ख भाग में लिखना है। आप इस प्रकार से अपना उत्तर लिख सकते हैं। क भाग के उत्तर में लिख सकते हैं आलू, प्याज, टमाटर, गाजर, बंद गोभी, फूल गोभी, बैंगन, सीताफल, पालक, लौकी, परवल, शलगम, भिंडी, करेला, टिंडा, मिर्च, लहसुन, अदरक, नींबू, केला, संतरा, अंगूर, सेब, चीकू, पपीता, अमरूद। और भी बहुत सारी चीज़ों के नाम आप लिख सकते हैं जो आपके दिमाग में आ रही है, जिनको हम कहाँ से खरीद सकते हैं? मंडी से। और मंडी में जो सामान बिकता है। ख भाग में आप लिख सकते हैं मीठी गाजर ले लो, मीठी गाजर ले लो, आलू 10 का ढाई, आलू 10 का ढाई, 5 के पाव अदरक, मिर्ची, 5 के पाव अदरक, मिर्ची, 1 रुपये गड्डी पालक, मेथी, सरसों आदि।
इस तरीके से जो दुकानदार सामान बेचने के लिए आवाज़ें लगाते हैं उन्हीं को आपने अपने प्रश्न के उत्तर में लिखना है। आप अपनी तरफ से भी अपना उत्तर बना सकते हैं और इससे अच्छा भी उत्तर आप लिख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहाँ बहुत शोर होता है? उस जगह के बारे में लिखो। प्यारे बच्चों, आपको जैसे मंडी में बहुत शोर देखने को मिलता है, वैसे ही आपको अपने आसपास के एरिया में कुछ ऐसी जगह के बारे में सोचना है जो आपने देखी है और जहाँ पर बहुत शोर होता है। जैसे कि बस स्टैंड पे बहुत शोर होता है, रेलवे स्टेशन पे बहुत शोर होता है, किसी मेले में अगर जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत शोर होता है। आजकल सप्ताह के वार के हिसाब से सोमवार बाजार लगता है, बुधवार बाजार लगता है, शनिवार बाजार लगता है। तो इस तरह के बाजार में भी बहुत सारा क्या होता है, शोर होता है। तो आपने किसी ऐसी एक जगह के बारे में लिखना है जहां पर बहुत सारा शोर होता है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपने खुद से लिखना है। जो भी शोर वाली जगह आपको अपने आसपास दिखाई देती है, जिसके बारे में आप जानते हैं, आप कुछ इस प्रकार से भी अपना उत्तर लिख सकते हैं। मेरे घर के पास हर मंगलवार को बाजार लगता है, वहाँ बहुत शोर होता है, सड़क के दोनों किनारों पर दुकानें लगी होती हैं। आप इस प्रकार से अपना उत्तर लिख सकते हैं। मेरे घर के पास हर मंगलवार को बाजार लगता है, वहाँ बहुत शोर होता है, सड़क के दोनों किनारों पर दुकानें लगी होती हैं, दुकान वाले ज़ोर ज़ोर से बोल बोल कर ग्राहकों को बुलाते हैं। ये बाजार हर शाम को भी लगता है, लोगों की भीड़ और दुकानदारों की आवाज़ें सब कुछ मिलाकर बहुत शोर होता है। इस प्रकार से आप अपनी तरफ से भी किसी जगह के बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है गुजरात की झलक। क भाग में आपसे पूछा गया है, मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। इस लोक कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे तुम्हें अंदाजा लगा सकते हो? प्यारे बच्चों, कहानी में आपने चित्रों को देखा और चित्रों को एक विशेष प्रकार से बनाया गया है, तो आपको ऐसी कौन सी विशेष बात नजर आई जिससे आप ये कह सकते हैं कि ये गुजरात की खास बात है? इसी के बारे में आपने इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। प्यारे बच्चों, पाठ में आए हुए चित्रों को ध्यान से देखने पर हमने देखा भीखूबाई का जो पहनावा है वो गुजरात के तरीके से है। पेड़ पौधे, ऊंट घोड़े वाले, माली के वस्त्र, लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। एक जगह पर आपने ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा शूछ है। शूछ है का अर्थ क्या होता है गुजराती में? क्या है। नाव के दृश्य इत्यादि से पता लगता है कि ये गुजरात की लोक कथा है। बंदरगाह, नारियल के पेड़, इन सभी से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और साथ में भीखू भाई का जो नाम है तो उसमें भीखू भाई, गुजरात में लोगों के नाम के पीछे ज़्यादातर भाई या बेन लगा होता है। तो यहाँ पर लाबू बेन और भीखू भाई नाम से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन से नाम है गुजराती। इस तरीके से पूरे पाठ को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हमें अंदाज़ा लग जाता है कि ये जो हमारी कथा है, कहानी है, वो किस में है? गुजराती में है। ख भाग में आपसे पूछा गया है, गुजरात में किसी का आदर करने के लिए नाम के साथ भाई या बेन, बेन यानी बहन, जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तेलुगु भाषा में नाम के आगे गारू और हिंदी में जी जोड़ा जाता है। तुम्हारी कक्षा में भी अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे। पता करो और लिखो कि वे अपनी भाषा में किसी को आदर देने के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दूसरी भाषा बोलते हैं, दूसरी भाषा के जानकार हैं। तो उनकी भाषा को ध्यान से अगर आपने सुना है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के सम्मान देने वाले शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि गुजराती में हमने देखा भीखू भाई और लाबू बहन यानी कि भाई और बहन शब्दों का प्रयोग किया गया है। माताजी, पिताजी, हिंदी में हम क्या कहते हैं? आदर के लिए जी शब्द का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार से जो बच्चा तेलुगु भाषा जानता है तो वहाँ पर क्या लगाते हैं? गारू। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको खुद से लिखना है। कुछ इस प्रकार के शब्द आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं जहां हम अनेक भाषाओं में आदर या सम्मान लगाने के लिए लगाते हैं, जैसे कि बहन जी, सर, महाशय, श्रीमान जी, साहब, भाई साहब, भैया जी, मैडम आदि शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। अनेक भाषाओं के जानने वाले बच्चों से आप बातचीत कर सकते हैं, या अपने आसपास ऐसे लोगों से अगर आप बातचीत करते हैं और आप पहले से इनके बारे में जानते हैं तो उन शब्दों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। और आपने देखा जहाँ पर हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं तो आगे हमारे पढ़ने के लिए दिया हुआ है बजाओ खुद का बनाया बाजा। इसको आप ध्यान से पढ़िए और यहाँ पर अनेक प्रकार के बाजे आप कैसे बना सकते हो और उनको बजा सकते हो, उनकी विधियाँ दी गई है।
जल तरंग कैसे बनाएंगे इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। नगाड़ा आप अपने घर पे कैसे बना सकते हैं। धागे का बाजा आप कैसे बना सकते हैं। और हो सकता है प्यारे बच्चों आपने अपना खुद का बाजा अपने घर पे बिना इस पाठ को पढ़े पहले से ही बनाया हो, तो आप उसके बारे में भी दोबारा से आप उसको बना सकते हैं और अपने साथियों के साथ उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। और साथ ही आपको एक प्यारी सी कविता भी दी गई है सिर्फ पढ़ने के लिए, आंधी। इस कविता को आप पढ़ सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। और इस कविता के कवि हैं इस्माइल मेरठी। आइए मेरे साथ साथ आप इस कविता को पढ़िए और आनंद लीजिए। आंधी। रात हुई तारीकी छाई, मीठी नींद सभी को आई। मुन्नू सोया, अप्पा सोई, अब्बा सोए, अम्मी सोई। आधी रात हुई जब सोते, खर 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 खर्राटे भरते। चुपके चुपके आंधी आई, गर्द गुब्बारा उड़ाती लाई। चली हवाएं सर, कागज उड़ गए फुर्र। खड़ 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 पत्ते खड़के, डरने वालों के दिल धड़के। बजने लगे किवाड़े खटखट, घर वाले सब जागे झटपट। खटपट सुनकर मुन्नू जागा, उठकर झटपट अंदर भागा। आंधी ने फिर जोर दिखाया, फूस का छप्पर दूर गिराया। टीन उड़ाई, पेड़ गिराए, खपरे भी छत से सरकाए। शाखें टूटी तड़ तड़ तड़, बादल गरजे गड़ गड़ गड़। बिजली चमकी चम चम चम, बूंदे टपकी कम कम कम। थम थम थम, लेकिन वह बूंदे थी कैसी, पट 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 ओले जैसी। प्यारे बच्चों इसको आप दोबारा से पढ़िए और इस कविता का आनंद लीजिए। और आप सभी जानते हैं जब आंधी आती है तो कैसा माहौल होता है, और आंधी के बाद फिर बारिश भी आती है, तेज़ तेज़ से बारिश आती है। तो उसी के बारे में इस्माइल मेरठी ने हमारी कविता आंधी में बताया है। और तारीकी का मतलब क्या होता है, अंधेरा, कि जब आंधी आती है तो अंधेरा छा जाता है और चारों तरफ सर सर करके हवाएं चलती हैं, छत उड़ जाती है और कैसा माहौल होता है आंधी में, उसी के बारे में इस कविता में बताया गया है। इसको आप जरूर पढ़िएगा। प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और ये आपकी कक्षा 4 पाठ्य पुस्तक रिमझिम से अंतिम पाठ था। इसके बाद हमारे सारे पाठ समाप्त हो जाते हैं और अब मिलते हैं कक्षा 5वीं के नए पाठ के साथ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए और जितने भी पाठ आपने पढ़े हैं उनका अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।